नमस्कार साथियों। आज हम शासन, प्रशासन, ई शासन और सुशासन की अवधारणाओं को उनके ऐतिहासिक विकास, वैचारिक पृष्ठभूमि और उदाहरणों के साथ एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से जुड़ी जितनी भी ये परीक्षाएं हैं, उनमें इन चारों कॉन्सेप्ट्स की एक गहरी और तुलनात्मक समझ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक शासन प्रणाली की बिल्कुल नींव है। यहां से अक्सर वैचारिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक-एक करके समझेंगे, फिर उनकी आपस में तुलना करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उनको एक बार समेट लेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चारों शब्द, ये चारों कॉन्सेप्ट्स अलग-अलग नहीं हैं। असल में ये एक वैचारिक विकास की यात्रा को दिखाते हैं। मतलब कैसे हम किसी राज्य को सिर्फ चलाने के विचार से आगे बढ़कर उसे बेहतर, कुशल और नैतिक रूप से चलाने के विचार तक पहुंचे हैं। ये एक तरह की प्रोग्रेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन दो सबसे बुनियादी स्तंभों से जिन पर बाकी की पूरी इमारत खड़ी है, शासन और प्रशासन। अगर ये समझ आ गए तो बाकी की कहानी अपने आप साफ हो जाएगी। तो शासन यानी गवर्नेंस एक बहुत ही बड़ी और व्यापक प्रक्रिया है। ये क्या और क्यों जैसे सवालों से जुड़ी है। सरकार क्या करना चाहती है, देश की दिशा क्या होगी। ये दरअसल राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है उसका इस्तेमाल है। आपको याद होगा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसे दंड नीति कहा था, मतलब राज्य को चलाने की कला। तो शासन मूल रूप से राज्य के लक्ष्यों को तय करने की एक प्रक्रिया है। और फिर आता है प्रशासन। देखिए, अगर शासन क्या और क्यों है, तो प्रशासन है कैसे। मतलब शासन ने जो नीतियां बनाई हैं उनको जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। ये शासन का वो प्रैक्टिकल हिस्सा है जो नीतियों को हकीकत में बदलता है। जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा था, एक अच्छा प्रशासन तर्क पर, नियमों पर और एक हायरकी पर आधारित नौकरशाही के जरिए काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन सरकार की मशीनरी है। अब इस स्लाइड पे जरा ध्यान दीजिए। यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। शासन एक रणनीतिक काम है, मतलब ये दूर की सोचता है, भविष्य को देखता है, जबकि प्रशासन एक ऑपरेशनल काम है जो आज के कामों को पूरा करने पर फोकस करता है। तो शासन दिशा तय करता है और प्रशासन उस दिशा में चलना मुमकिन बनाता है। और इस प्रशासन की मशीनरी का दिल क्या है? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये शब्द आया कहां से। ये एक फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका मतलब होता है लिखने की मेज या डेस्क। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ डेस्क द्वारा शासन। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि प्रशासन कितना प्रक्रिया आधारित और संगठित होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वेबर ने अपने मॉडल में बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी टेक्नोलॉजी, उसने शासन और प्रशासन की दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया है। और यहीं से जन्म होता है ई शासन की अवधारणा का। भारत में ये बदलाव धीरे धीरे आया। 90 के दशक में जब कंप्यूटरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, वहां से लेकर 2000 के दशक में राष्ट्रीय ई शासन योजना तक, और फिर 2015 में एक बहुत बड़े डिजिटल इंडिया मिशन तक, ये पूरी यात्रा एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। इस मिशन ने तो ई शासन को भारतीय प्रशासन के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। अच्छा, ई शासन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसके 4 पिलर्स को समझना। पहला G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसमें नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मिलती हैं। दूसरा G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, जो व्यापार और इंडस्ट्री के लिए सुविधाएं देता है। तीसरा G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो सरकारी विभागों के बीच में बातचीत और डेटा शेयरिंग को आसान बनाता है। और चौथा G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल टूल्स मुहैया कराता है। और भारत में इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। आधार ने हमारी पहचान को डिजिटल बना दिया। डीबीटी के जरिए सब्सिडी सीधे बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलिए खत्म हुए और भ्रष्टाचार कम हुआ। और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित और सुलभ बना रहे हैं। ये सब प्रभावी ई शासन के जीते जागते उदाहरण हैं। अब हम अपनी इस वैचारिक यात्रा के सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शासन करने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये शासन करने का एक नैतिक, एक गुणात्मक और मूल्य आधारित स्टैंडर्ड है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलैरिटी मिली 1990 के दशक में, जब वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे बढ़ावा दिया।
उन्होंने महसूस किया कि किसी देश के विकास के लिए सिर्फ पैसा दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी पक्का करना ज़रूरी है कि उस देश की शासन प्रणाली पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और प्रभावी हो। और बस यहीं से सुशासन पर एक ग्लोबल बहस की शुरुआत हुई। आइए अब जरा इस चक्र को ध्यान से देखते हैं। ये सुशासन का पूरा सार बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। देखिए कैसे एक प्रभावी शासन से समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस आती है, समावेशिता से पारदर्शिता बढ़ती है और ये पूरा चक्र मिलकर आर्थिक विकास और स्थिरता को जन्म देता है। ये सारे तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं, जिससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है जो देश के सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो सुशासन के ये मुख्य तत्व कौन से हैं? इन शब्दों को तो परीक्षा के लिए बिल्कुल रट लीजिए। सहभागिता यानी फैसलों में लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता यानी सरकारी कामकाज में खुलापन, और जवाबदेही मतलब सरकार अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो। असल में यही सुशासन की आत्मा है। तो अब तक हमने चारों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके समझाए। अब समय है इन्हें एक साथ रखकर इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करने का। सही कहूं तो यही इस पूरे सत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मूल उद्देश्य को देखिए। शासन का काम है दिशा देना, प्रशासन का काम है उसे लागू करना। ई शासन इन सेवाओं को डिजिटल तरीके से देता है और सुशासन इन सब की क्वालिटी को पक्का करता है। अब इनकी प्रकृति पर गौर कीजिए। शासन रणनीतिक है, प्रशासन प्रक्रियात्मक है, ई शासन तकनीकी है और सुशासन वो नैतिक और मूल्य आधारित है। उदाहरण से यह और साफ होगा। संसद का कोई कानून बनाना शासन है, उस कानून के तहत जीएसटी को लागू करना प्रशासन है। डिजिटल इंडिया ई शासन का एक टूल है और सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे और सरल शब्दों में कहें तो अगर शासन लक्ष्य है तो प्रशासन उस तक पहुंचने का रास्ता है। ई शासन उस रास्ते पर चलने वाला वाहन है और सुशासन ये पक्का करता है कि ये पूरी यात्रा सही और नैतिक तरीके से हो। चलिए अब फटाफट इस सत्र के उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में आपके काम आएंगे। ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, तो इसे यहीं पर साफ कर लेते हैं। सरकार एक संस्था है, एक कर्ता है, एन एक्टर, जैसे कि भारत सरकार, और शासन वो प्रक्रिया है, वो कार्य है जो सरकार करती है, एन एक्ट। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, सरकार एक नाउन है तो शासन एक वर्ब है। ये फ्लो चार्ट एक तरह से पूरे सत्र का सार है। शासन से नीति बनती है, प्रशासन उसे लागू करता है, ई शासन उसे लागू करने का एक मॉडर्न जरिया है और सुशासन ये पक्का करता है कि ये सब कुछ गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो। इस क्रम को याद रखने से आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। और अंत में एक सवाल जिस पर विचार जरूर कीजिएगा। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ये नारा आजकल बहुत लोकप्रिय है। ये विचार सरकार की भूमिका को एक कंट्रोलर के बजाय एक फैसिलिटेटर के रूप में देखता है। अब सोचिए कि यह दर्शन सुशासन के सिद्धांतों जैसे सहभागिता, जवाबदेही और दक्षता पर क्या असर डालता है। ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा विश्लेषणात्मक टॉपिक हो सकता है। तो अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो विद्या विमर्श चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।